अभी हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट, अरे यार, कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। बोला कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या करेंगे बच्चों, सीधा सा यहाँ समझ लो, यहाँ पीएच जब भी आप निकालिएगा ना, यहाँ पे कर देना 7 प्लस पी के ए कितना है 4, पी के बी माइनस ऑफ 5, मतलब 5 डिवाइड बाई 2, ये 7 प्लस -1, मतलब यहाँ पे -1/2, क्योंकि बच्चों हो गया ये आपका 7 माइनस 0.5, कितना हो गया 6.5। ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड केसेस आप देख लो बच्चों, CH3 CH2 CH2 COO NH4, है ना। इसका K भी दे रखा है 10⁻⁵, इसका K दे रखा है 10⁻⁶। बोला कैलकुलेट पीएच, कुछ नहीं करो, प्यार से बस लगा दो पीएच इक्वल टू 7 प्लस pKa 6 माइनस pKb 5/2। यहाँ पे क्या हो गया 7 प्लस 1/2, 7 प्लस 0.5, ये हो गया बच्चों 7.5। ये आ गया पीएच का वैल्यू कितना 7.5, ठीक है। तो ये कंडीशन है, यहां से क्या आ गया बच्चों 7.5, किसका वैल्यू पीएच का, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, गिव मी आंसर प्लीज। पीएच का वैल्यू 7.5 आ गया, कैसा सॉल्यूशन ये हो गया, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अगर आपको वीक एसिड वीक बेस टाइप का सॉल्ट दे रखा है तो, और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी कोई प्रॉब्लम का। सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है और आंसर लाना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और बता रहा हूं, जिसको अलग से कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा या बुकलेट में ही कहीं साइड में लिख दीजिएगा, बुकलेट में हो सकता है दिया हो, हम कभी देखे नहीं है बुकलेट, ठीक है, बट फिर भी मैं बता रहा हूं, सुन लो। ऐसा ऐसा एनायन का हाइड्रोलिसिस कराइए जो कि एम्फोटेरिक हो, मतलब एसिडिक हो एज वेल एज बेसिक हो, तो फिर उसका पीएच कैसे निकालेंगे, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। इसमें ज्यादा डेरिवेशन के ऊपर हम नहीं जाएंगे, यहाँ सीधा सीधा मैं कंडीशन आपको बताने जा रहा हूँ, वो कंडीशन आप ध्यान से आप देखना और सीखना, ठीक है। उसके अलावा एक बात और बच्चों कि जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है H, और पीएच का जो वैल्यू होता है वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट का, वो बच्चों कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, है ना। तो कंसंट्रेशन अगर आप चेंज भी कर देंगे, जैसे ये जो आप लिए हैं ये प्रॉब्लम या ये दोनों प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन चेंज भी कर दो, यहाँ 10 मोलर से 500 मोलर कर दो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आ गया, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। चलिए अब आ गया बच्चों, बट नॉट इन जेई में नीट के सिलेबस में नहीं है ऐसा बोला जाता है, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है, समझ गए। ऐसा बोला जाता है कि जो पढ़ाने जा रहा हूं जेई मेंस और नीट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि इसके प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको पढ़ा देता हूं बच्चों, क्योंकि इतना जो मेहनत की है, मान लो क्वेश्चन इससे आ गया तो मेहनत बर्बाद हो जाएगा, इसलिए जो टॉपिक पढ़े पूरा पढ़े। जैसे सीधा बात, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, एक प्यारा सा फॉर्मूला है, बहुत प्यारा सा, जैसे मैं आपके प्यारा टीचर हूं ना, बहुत मासूम, उसी तरीके से ये फॉर्मूला एकदम प्यारा सा है, एकदम मासूम सा। इसमें कंडीशन ये है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट containing amphiprotic
एम्फीप्रोटिक एनायन, जैसे मेरे प्यारे बच्चों NaHS, ठीक है, ये सॉल्ट है, पानी में जाएगा तो टूटेगा, ठीक है, और गाना गाएगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, समझे? HS माइनस टूटा, ये बेचारा का तो हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, सिर्फ पॉसिबल किसका है? HS माइनस का। HS माइनस हो गया। तो बच्चों बच्चों अब देखो, ये एक एसिड भी है और एक बेस भी है। कैसे? इसका हाइड्रोलिसिस अगर आप कराएंगे तो ये H2S बनेगा और साथ में देगा यहाँ पे OH माइनस। लेकिन बच्चों इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन भी तो है, H प्लस और S माइनस 2 में भी तो कन्वर्ट हो रहा होगा रिवर्सिबली, है ना? तो भाई इस टाइप के कंडीशन का पीएच कैसे निकालेंगे? तो सीधा सीधा बात याद रखना, मैं बताने जा रहा हूं आपको। सीधा बात याद रखना कि जिस भी एम्फीप्रोटिक, जिस भी, ध्यान से सुन लो, ध्यान से, जिस भी एम्फीप्रोटिक सॉल्ट, एम्फीप्रोटिक एनायन का हाइड्रोलिसिस आप करा रहे हो, उसका पीएच अगर निकालना है बच्चों, तो सीधा सीधा यहां करना यह है कि जिस एनायन का आप पीएच निकाल रहे हैं, वो एनायन जिस एसिड से जनरेट होगा उसका pKa और उसके खुद का pKa को आप ऐड कर दो, pKa2 डिवाइड में कर दो 2, ये निकल जाएगा पीएच। बस जैसे बच्चों अगर हम HS माइनस करवा रहे, तो HS माइनस कहां से जनरेट हुआ है? H2S से, इसके pKa को हम बोलेंगे pKa1, और ये एसिड की तरह जब काम करेगा तो खुद टूटेगा H प्लस और क्या आपका S माइनस 2, इसके लिए Ka डिफाइन होगा Ka2, तो यहां पे इसका खुद का pKa2, और ये जनरेट कहां से हुआ? H2S से, इसका pKa, मतलब जो इसका मदर है, मदर का pKa और इसका खुद का pKa का सम pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाय 2 कर दो, ये आ गया पीएच। बस 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 बच्चों, क्या आपको समझ में आया? बच्चों आंसर दीजिए। आगे समझ में? ठीक है, अभी इस टाइप के आपको मैं बताता हूं बच्चों कुछ कुछ एनायन जो ऐसे होते हैं, जैसे आप देखो ये NaHCO3 टूटेगा तो HCO3 माइनस, ये एम्फीप्रोटिक में आ जाएगा। उसके बाद NaHSO3 ये टूटेगा तो HSO3 माइनस में आ जाएगा, ये भी एम्फीप्रोटिक में आ जाएगा। तो बच्चों NaH2PO4 H2PO4 ये भी आ जाएगा माइनस, और Na2HPO4 ये टूटेगा क्या आपका? HPO4 माइनस 2 आ जाएगा। तो देखिए अगर इसका निकालना है पीएच तो क्या निकालेंगे? ये ये जनरेट कहां से हुआ? H2CO3 से, कार्बोनिक एसिड का पीएच pH1 pKa1 मान लो, pKa1 प्लस इसका खुद का pKa2 डिवाइड बाय 2 किया जाएगा। इसका बच्चों तो यहाँ भी ऐसे pH इज इक्वल टू, ये जनरेट कहां से हुआ? H2SO3 से, तो H2SO3 के pKa को मान लो pKa1 और प्लस इसका खुद का pKa2 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे देखो बच्चों, ये H3PO4 से जनरेट होगा, वहां pKa1 डिफाइन है उसका, और इसका खुद का क्या? pKa2 डिवाइड बाय 2। और अगर हम बात करिए HPO4 माइनस 2, ये कहां से? यहां से जनरेट होगा। इसका मदर कौन है? H2PO4 माइनस, तो मदर का pK क्या है? pKa2, और ये खुद का इसका क्या है? pKa3, तो pKa2 प्लस pKa3 डिवाइड बाय 2, ऐसे निकालेंगे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, अभी जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है कि कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 मोलर NaHS सॉल्यूशन, NaHS सॉल्यूशन Ka1 इक्वल टू 10 का पावर माइनस ऑफ 7 एंड Ka2 इक्वल टू 10 का पावर माइनस ऑफ 14। चलो बताओ पीएच क्या होगा? बताओ बच्चों, आंसर दो। खिलाएंगे नहीं तो बताए, सबका कान खराब हो जाएगा फिर। जल्दी से आंसर दो।
आंसर आया बच्चों? यस, सही जवाब। देखो, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। pKa इसका खुद का, इसके मदर का 7 + 14/2 21/2 10.5। ठीक है, चलो कहानी खत्म। बच्चों इसके बाद आता है अपना टॉपिक बफर सॉल्यूशन। बच्चों बफर सॉल्यूशन पढ़ाना है या स्किप करके आगे बढ़ूं? बफर सॉल्यूशन पढ़ाना है या स्किप करके आगे बढ़ूं? बोलो। तुम लोगों को अगर बफर सॉल्यूशन आता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं आता तो पढ़ा देंगे। जल्दी बोलो, जल्दी, टाइम खराब मत करो। बफर सॉल्यूशन पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है? चलो, कोई जवाब नहीं है, इसका मतलब आंसर है यस सर, पढ़ाओ। चलो ठीक है। देखो, अब आपको हम बता रहे बच्चों कि ये बफर सॉल्यूशन कैसे जनरेट होता है, पहले वो सीखो। जैसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस आपने सीखा ना, आपको जब पता रहा कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कब होता है, तब जाके क्वेश्चन आप बनाने लगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही होता है बच्चों बफर सॉल्यूशन के लिए। बफर सॉल्यूशन में क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है, कंडीशन पे तो बाद में जाऊंगा, पहले यहां देख लो। हमने बोला था कि जब एसिड और बेस को आप रिएक्ट कराओगे, और एसिड और बेस दोनों अगर अनइक्वल अमाउंट में है, तो या तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ऐसा कब बताए थे? स्ट्रॉन्ग एसिड और अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कराते हैं, ठीक है, और ये दोनों अनइक्वल अमाउंट में है, मतलब एसिड ज्यादा और बेस कम, तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। और अगर बेस ज्यादा और एसिड कम, तो हो जाएगा सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन। तो ये केस तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जब ये दोनों इक्वल इक्विवेलेंट में होगा। दूसरी बात है बच्चों, अगर अनइक्वल अमाउंट में था, अनइक्वल जब था, एसिडिक हो गया या बेसिक हो गया। लेकिन जब इक्वल हुआ ना, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला केस जनरेट हुआ। उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, और वीक एसिड के साथ वीक बेस। यहाँ पे 4 केस बन रहा है, 4 ही तो इक्वल इक्वल हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ये चारों केस है बच्चों सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। ठीक है, अब इसके अलावा मैं आपको कंडीशन बताने जा रहा हूं कि अगर आप एसिड ले रहे और इसके साथ रिएक्ट करवा रहे किसको? बेस को। एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा है, और बच्चों ये फॉर्मेशन कर रहा है किसका? सॉल्ट का, और साथ में वाटर। अब इसमें बात ध्यान रखना कि एसिड और बेस दोनों अनइक्वल अमाउंट में हो, अनइक्वल अमाउंट, या इनका इक्विवेलेंट इक्वल ना हो, अनइक्वल हो, तो उस केस में एसिड और बेस का जो आप रिएक्शन करा रहे हैं, उसमें सॉल्ट और वाटर बन रहा है। और जब बच्चों ये अनइक्वल अमाउंट में होगा, तो अनइक्वल अमाउंट में होने पे क्या इफेक्ट होगा वो अभी आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए एसिड लिए और ये बेस लिए, सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर एसिड स्ट्रांग है और बेस भी स्ट्रांग है, ठीक है, और अनइक्वल अमाउंट में, तो नॉर्मली एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा सॉल्यूशन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीक एसिड है और इसके साथ स्ट्रांग बेस आपने ले लिया, ठीक है, और ये बनाया अपने सॉल्ट और प्लस वाटर, तो देखिए ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, सपोज, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये रिएक्ट करके क्या हो गया? 0। फाइनल सॉल्यूशन में ये बचा हुआ है और साथ में ये सॉल्ट है, तो वीक एसिड रिमेनिंग हो, बचा हुआ, एंड इसका कॉन्जुगेट बेस, तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। तो जब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर एक साथ एग्जिस्ट करे किसी भी सॉल्यूशन में, और उसमें एसिड वीक हो
कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग अपने आप हो जाएगा। तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जब एग्जिस्ट करेगा तो वैसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन क्राइटेरिया कब जनरेट होगा? वीक वाला रिमेनिंग हो, स्ट्रॉन्ग वाला लिमिटिंग रिएजेंट हो। स्ट्रॉन्ग वाला रिएक्ट करके जीरो हो गया, ये तो खत्म हो गया। फाइनली सॉल्यूशन में कौन बचा हुआ है? वीक एसिड, और इसके साथ कौन बचा हुआ बच्चों? सॉल्ट। तो वीक एसिड और ये इसका सॉल्ट है, इसीलिए बच्चों ये क्या हो गया आपका? बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन को दो टाइप का बात करते हैं हम लोग, एक होता है एसिडिक बफर, दूसरा होता है बेसिक बफर। तो बच्चों जब एसिड वीक बचा हुआ है और उसका कॉन्जुगेट बेस, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन इसको हम लोग बोलते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर बच्चों मान लो वीक बेस आपने लिया और इसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है और ये वाटर बना रहा है, ठीक है, तो बच्चों अब ये देखो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये वाला रिएक्ट करके क्या हो जाएगा? जीरो। रिमेनिंग कौन बचेगा? वीक बेस। तो ये बचा हुआ है और ये रिएक्ट करके क्या हो गया? जीरो। इसका अमाउंट खत्म हो गया। तो सिर्फ सॉल्यूशन में कौन कौन आपको दिखेगा? वीक बेस और उसका सॉल्ट। मतलब वीक बेस में सॉल्ट में जो कैटायन होगा वो इसका क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड होगा और वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो जब बच्चों वीक बेस और कॉन्जुगेट एसिड उसका एग्जिस्ट करे एक सॉल्यूशन में, इसको बोलते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो कुल मिला के बच्चों आप सीधा सीधा ऐसे समझ लो कि एक वीक और दूसरा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जिसमें स्ट्रॉन्ग वाला होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट, स्ट्रॉन्ग वाला लिमिटिंग रिएजेंट और वीक वाला आपका एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो ऐसे केस में फाइनल सॉल्यूशन में वीक बचेगा और इसका कॉन्जुगेट पेयर बचेगा। इसको फिर हम लोग बोलेंगे बच्चों बफर सॉल्यूशन। अब बात यह है कि सर ये बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड कर दें तो पीएच में चेंजेस नहीं होगा, और अगर पीएच में चेंजेस होगा भी तो एकदम स्लाइटली चेंज होगा, निग्लिजिबल का चेंज होगा। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं बच्चों बफर सॉल्यूशन। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे कुछ भी डालो या कुछ रिमूव करो, निकाल रहे हो बाहर या आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप का सब्सटेंस एसिडिक डाल रहे हो या बेसिक डाल रहे हो, कुछ भी सॉल्यूशन में का पीएच में चेंजेस ना हो या स्लाइटली चेंज हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? बफर सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए समुद्र का पानी जहां है, ठीक है, समुद्र का पानी जहां है बहुत ज्यादा होता है समुद्र में पानी, वहां पे आप 10 लीटर वाटर रिमूव कर लिए, 10 लीटर वाटर रिमूव कर लिए या 10 लीटर वाटर आपने ऐड कर दिया, तो क्या वाटर के लेवल में उस 10 लीटर की वजह से कोई फर्क पड़ेगा क्या बच्चों? आप हमें बताओ। 10 लीटर वाटर अगर आप ऐड कर दे वहां पे या 10 लीटर वाटर आप रिमूव कर ले तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पे वाटर एक्सेस में है। तो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लेवल वहां पे क्या है? एक बफर है, बफर बना हुआ है ना? तो कुछ होने वाला वहां पे नहीं है, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको मान लो पढ़ा रहा हूं, मैं आपको मान लो पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मुझसे पूछोगे कि सर ये कैसे होता है, तो मैं जब आपको बता दूंगा क्या मेरा नॉलेज खत्म हो जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं है। तो मतलब केमिस्ट्री नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी एक क्या हूं? बफर टाइप का हूं। जितना पढ़ना था पढ़ चुके, जो नॉलेज गेन करना था कर चुके, है ना? अभी जो मुझे पता है वो मैं आपको पढ़ाता हूं। तो आप मुझसे पूछ रहे हो, या कभी होता है ना कि कुछ ऐसा स्पेशल पॉइंट मिल गया तो आप टीचर के साथ डिस्कस कर दिए कि सर ये ऐसे होता है, तो मान लो मेरे लिए नया हो गया, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरा केमिस्ट्री नॉलेज बहुत ज्यादा उससे बढ़ जाएगा। मेरा तो वही है, जनरल मुझे पढ़ाना रहता है। तो मैं एक टाइप का क्या हूं? बफर हूं विथ रिस्पेक्ट टू क्या आपका? केमिस्ट्री। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? समझ रहे हो बच्चों? गिव मी आंसर प्लीज। टीचर एक बफर की तरह होता है, लेकिन क्या स्टूडेंट बफर है? स्टूडेंट बफर है क्या बच्चों? बताओ, स्टूडेंट बफर है? गिव मी आंसर प्लीज। कोई स्टूडेंट बफर होता है क्या? बफर सॉल्यूशन की तरह वो करेगा क्या ट्रीट? नहीं। क्यों?
क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ेगा उसका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा मार्क्स बढ़ेगा। तो स्टूडेंट बफर सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन टीचर बफर सॉल्यूशन है। ओके, तो इस बात का बच्चा लोग आप लोग ध्यान रखना। तो फिर मैं बता रहा हूं आखिरी बार, ये बफर सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिनका पीएच ना तो चेंज हो, मतलब किसी भी कंडीशन पे, और अगर चेंज भी हो रहा है तो स्लाइटली का चेंज हो रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर आखिर क्यों नहीं चेंज होता, रीजन बताओ। तो मैं रीजन बताता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर बता दूं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन कराए, इधर सॉल्ट बना और ये वाटर बना, ये लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए। रूल याद रखो, दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, और ये किस में? एक्सेस में। तो वीक एसिड बचेगा और उसका सॉल्ट रहेगा, तो ये बफर सॉल्यूशन हो गया। तो बच्चों क्यों हो गया बफर? तो वीक एसिड है, ये एसिड है, और इसका कॉन्जुगेट बेस भी तो होगा एनाइन, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो बच्चों अब होता क्या है कि अगर बाहर से एक दो बूंद आप एसिड ऐड कर दिए, एसिड ऐड कर दिए, एसिड के साथ बेस रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, समझ रहे हो? और अगर आपने बेस बाहर से ऐड कर दिया तो बेस OH माइनस रिलीज करेगा पीएच को चेंज कराने के लिए। तो ऑलरेडी सॉल्यूशन में क्या बैठा है? एसिड, वो इस OH माइनस को पकड़ के न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बाहर से आप एसिड अगर ऐड करते हैं, उसको न्यूट्रल करने वाला बेस पहले से सॉल्यूशन में बैठा हुआ है, और अगर बाहर से OH माइनस आप ऐड करते हैं, उसको भी न्यूट्रल करने वाला एसिड पहले से सॉल्यूशन में बैठा हुआ है। इसीलिए पीएच में वेरिएशन नहीं होता, और अगर होता भी है तो निग्लिजिबल का चेंज होता है। ठीक है, तो ये बात हुआ। और वैसे ही बच्चों अगर हम बात करें बेसिक बफर सॉल्यूशन का, तब भी होता है। ठीक है, बेसिक बफर सॉल्यूशन का तब भी, जैसे मान लो वीक बेस आपने ले लिया, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इधर सॉल्ट और वाटर। बच्चों ये होना चाहिए एक्सेस रिएजेंट, और ये होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट, ये खत्म हो जाए रिएक्शन में। तो ये बचा हुआ है, और इसका बचा हुआ है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। तो अगर आप बाहर से एसिड ऐड करोगे तो एसिड के साथ बेस रिएक्ट कर जाएगा, इसको खत्म कर देगा। और अगर बाहर से आप बेस ऐड कर दोगे, ठीक है, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड रिएक्ट करेगा, इसको खत्म कर देगा। तो इसी वजह से बच्चों पीएच में वेरिएशन नहीं होता। ओके माय डियर स्टूडेंट, बोलो क्लियर बात, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बच्चों। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चों, आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनो। अभी जैसे एक कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से। कंडीशन, कंडीशन ये है कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम पीएच का चेंज निकालने जा रहे हैं, ठीक है, और इसको याद रखना, इसका हम बाद में फिर यूज करेंगे। जैसे देखो हमने क्या किया कि 1 लीटर वाटर ले लिया बच्चों, प्योर है, तो पीएच कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, 1 लीटर वाटर, प्योर वाटर, पीएच इज इक्वल टू 7। यहाँ पे 0.365 ग्राम हम HCl ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 0.365 ग्राम HCl ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मोल में कितना ऐड कर रहे हो ये देखो, 0.365 डिवाइड बाय 36.5, मतलब ये 0.01 मोलर, मतलब मोल, ठीक है, मतलब 10 का पावर -2 मोल आप ऐड कर रहे हो। अब इसमें जब ये गया तो कंसंट्रेशन H प्लस का कितना हो जाएगा? 10 का पावर -2 बाय 1 लीटर, मतलब 10 पर -2 आ गया। तो बच्चों अगर हम पीएच इसका अभी चेंज करें आफ्टर एडिशन ऑफ HCl, सिर्फ कितना देख रहे हो? 0.365। अरे यार ये कोई वैल्यू है क्या? 1 ग्राम भी नहीं है, 1 ग्राम भी नहीं है ये, 1 से भी निग्लिजिबल, सिर्फ 0.365। ओके, तो अब ये बहुत ही कम है, बहुत कम है।
तो अब यहाँ पे अगर हम पीएच निकाल रहे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ लॉग 10 का पावर -2, तो 2 आ गया बच्चों। पहले पीएच 7 था, बाद में पीएच 2 हो गया, तो चेंज इन पीएच कितने का हो गया, देखो 5 का हो गया। ठीक है, तो देखो स्लाइटली एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ आपने एसिड यहाँ ऐड किया, फिर भी 5 का पीएच में चेंजेस हो गया बच्चों। ठीक है, दूसरी दूसरी बात आप देखो, दूसरी बात आप देखो, कंडीशन ये मान लो ये एक फिर वही 1 लीटर वाटर है, इसमें 0.04, ठीक है, या फिर 0.4 ग्राम, 0.4 ग्राम NaOH हम ऐड कर रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से, इसका पीएच कितना है 7, अब बाद में ऐड कर दिए यहाँ पे, तो इसका मोल कितना हो जाएगा 0.4/40, 10 का पावर -2। कंसंट्रेशन भी कितना हो जाएगा बच्चों, 10 का पावर -2 OH माइनस का। तो पीओएच कितना आ गया, ये आ गया बच्चों POH2, मतलब पीएच कितना आ गया 12। तो इसका चेंज इन पीएच कितने का हो गया 5। ये भी चीज देखो, 5 का पीएच चेंज हो गया सिर्फ 0.4 ग्राम से। अब एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर बफर सॉल्यूशन होता ये, तो पीएच में वेरिएशन नहीं होता, और होता भी तो 0.1, 0.2, 0.3 इसी तरीके का होता। ठीक है, अब बोलोगे सर बफर सॉल्यूशन का जरूरत क्या है। जैसे मान लीजिए हमने किसी केमिकल को प्रिपेयर किया, ठीक है, तो हर एक केमिकल का अपना पीएच का वैल्यू होता है। ठीक है, और केमिकल बहुत कॉस्टली है, सपोज बहुत महंगा केमिकल है, और मेरे गलती से मिस्टेक से उसमें एक आध दो बूंद एसिड गिर गया या बेस गिर गया, तो एक दो बूंद एसिड ही काफी होता है, या एक दो बूंद बेस ही काफी होता है पूरा पीएच बर्बाद करने में, तो पूरा पीएच को गड़बड़ कर दे रहा है। लेकिन बच्चों अगर बफर सॉल्यूशन हम बना के रखे, तो अगर एक दो बूंद एसिड और बेस बाय मिस्टेक एक्स्ट्रा चला गया, तो उसकी वजह से पीएच में कोई चेंजेस नहीं आएगा, और मेरा जो सॉल्यूशन हमने जो प्रिपेयर कर रखा है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है ना बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टाइप का दिक्कत वहां पे जनरेट नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हमें बफर सॉल्यूशन चाहिए होता है। ठीक है, समझ गए, तो ये कंडीशन है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक सारी बातें आपको समझा दिया। आगे कंडीशन है बच्चों कि अ सॉल्यूशन whose pH does not change on the addition of small amount, not large, a small amount of acid or base or by dilution। ठीक है, डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम वाटर ऐड कर दे तब भी, ठीक है, और बाय डाइल्यूशन इज नॉन एज बफर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, बफर सॉल्यूशन में दोनों पार्ट एग्जिस्ट करता है, एसिडिक पार्ट भी और बेसिक पार्ट भी साइमल्टेनियसली एक साथ। ठीक है, और बफर सॉल्यूशन का तरीका फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, एक बार सारे बच्चे बता दीजिए, ये वीक और प्लस स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग वाला क्या होना चाहिए, एकदम फिक्स है, लिमिटिंग रिएजेंट ऑलवेज, और ये क्या होना चाहिए, एक्सेस रिएजेंट। तो वीक का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट पार्ट भी होगा, तब जाके क्या बनेगा बच्चों, बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अगर वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और वीक बेस और उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है, तो ये हो जाएगा बेसिक बफर सॉल्यूशन। बच्चों ये बफर सॉल्यूशन डिडक्ट करना समझ में आया बच्चों, प्लीज बताओ एक बार, बफर सॉल्यूशन चेक करना समझ में आ गया बच्चों, गिव मी आंसर प्लीज, एक बार रिप्लाई कर दीजिए, बफर सॉल्यूशन चेक करना समझ में आ गया। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं, जैसे देखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जब भी आप चेक करना सीख गए, तो आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा था, बस वैसे ही है, अगर बफर सॉल्यूशन को चेक करना समझ गए तो आगे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। ठीक है, ये कंडीशन आप ध्यान रखना। अब जैसे हम अगर यहाँ बात करें बफर सॉल्यूशन का, तो बफर सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। अब बफर सॉल्यूशन में कंटेनिंग बोथ एसिडिक एंड बेसिक पार्ट। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है कंडीशन, इट्स पीएच कांस्टेंट। ठीक है, pH does not change on dilution, pH does not change on, ठीक है, एडिशन ऑफ एसिड और बेस स्मॉल अमाउंट। ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा टाइम तक कहीं भी रख देंगे सॉल्यूशन को, तो उसमें पीएच में चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद है बफर रेंज। अब ये बफर रेंज क्या होता है, ठीक है, तो बफर रेंज होता है बच्चों, एक पीएच का रेंज होता है जिस रेंज में कोई सॉल्यूशन बफर की तरह वर्क करता है। ठीक है, range of buffer solution over which it is effective is known as what, buffer range। ठीक है, और हम लोग बफर रेंज निकालते हैं।
ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं बच्चों बफर एक्शन। बफर एक्शन ये है कि अगर आप किसी बफर सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस अगर ऐड कर देंगे तो उस स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस के एडिशन पे पीएच में कोई चेंजेस नहीं आता। तो आखिर क्यों चेंज नहीं आ रहा है? ठीक है, तो वहां पे एसिड और बेस दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है। बाहर से अगर एसिड डालेंगे तो उसको बेस न्यूट्रलाइज कर देगा, और बाहर से अगर बेस डालेंगे तो उसको एसिड न्यूट्रलाइज कर देगा। ये जो न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया है, जो कंडीशन है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बफर एक्शन। ओके, बफर एक्शन। इसके बाद है बच्चों टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन, ठीक है, इसको दो टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है बच्चों सिंपल बफर सॉल्यूशन, और दूसरा होता है बच्चों मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। ठीक है, एक क्या होता है सिंपल बफर सॉल्यूशन, सिंपल, और दूसरा क्या होता है मिक्स्ड। ठीक है, ये दो। अब मैं आपको पहले बता रहा हूं कि किसको सिंपल बफर सॉल्यूशन कहते हैं, और वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। फर्स्ट देखो सिंपल बफर सॉल्यूशन। देखो बच्चों, ये भी कंडीशन आप देखो, कंडीशन को जरा गौर से सुनना। कि मान लो बच्चों वीक एसिड ले लिए और वीक बेस ले लिए, और ये रिएक्ट करके बन रहा है सॉल्ट और वाटर, और ये दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है। ये दोनों लिमिटिंग रिएजेंट, ये दोनों रिएक्ट करके क्या हो जाएगा? जीरो। फाइनल सॉल्यूशन में सिर्फ कौन एग्जिस्ट करेगा? सॉल्ट। किस टाइप का? वीक एसिड, वीक बेस टाइप का सॉल्ट, जैसे कि NH4 CO, सॉरी CH3COO NH4। अब अगर आपको याद होगा, हमने बताया था कि जब भी आप वीक एसिड वीक बेस टाइप के सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वहां पीएच कैसे निकालते हैं? 7+ pKa माइनस pKb डिवाइड बाई 2। अब उसमें मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि अगर आप यहां पे कंसंट्रेशन चेंज कराएंगे, एक दो मिनट में क्लास ओवर हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज कराएंगे, कंसंट्रेशन अगर आप चेंज कराएंगे तो इसके पीएच में कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं है। डाइल्यूशन कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डाइल्यूशन का जो इफेक्ट इस पे लगेगा वही इस पे लगेगा। फाइनली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का ही केस रहेगा। ठीक है, इसलिए बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बफर सॉल्यूशन का मेन काम ये होता है कि अगर आप वीक स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस बाहर से ऐड करें तो उसका पीएच नहीं चेंज होना चाहिए। यहां भी पीएच चेंज नहीं होगा। बोलोगे सर वाई? रीजन बताता हूं। जैसे अगर हम बात करें CH3CO माइनस और NH4 प्लस का, देखो दिस इज व्हाट अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड एंड दिस इज व्हाट अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो बच्चों एक सॉल्यूशन में दोनों ही पार्ट ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट हो, एसिडिक और बेसिक, तो बाहर से अगर आप एसिड डालेंगे तो उसके साथ ये बेस रिएक्ट कर जाएगा, और अगर बाहर से अगर आप बेस डालेंगे तो उस बेस के साथ ये क्या करेगा? एसिड रिएक्ट कर जाएगा, तो न्यूट्रलाइज कर देगा, उसका इफेक्ट तो हो नहीं पाएगा। समझ रहे हो बच्चों? इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल बफर सॉल्यूशन। और सिंपल बफर सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। इसके बाद है मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बफर सॉल्यूशन में आपको बताने वाला हूं हाउ टू फाइंड पीएच इन केस ऑफ बफर सॉल्यूशन, एंड उसके बाद आपको मैं बताऊंगा बफर एक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए क्लास ओवर, बाय बाय, बाय बाय बच्चों।